स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए जो चतुर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अतिरिक्त प्रश्नों को हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी आया उसको देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जुड़ के पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो चतुर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनका ये वीडियो देखिए। 1857 की क्रांति के 4 कारण बताना है। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की जो अपहरण नीति थी क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स नीति थी उसके अनुसार राजाओं के संतान जो नहीं होते थे उनकी दशा में राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। तो जो राजाओं या जिस साम्राज्य में वहाँ पे वंश वृद्धि नहीं हो रही थी तो क्या हो रहा था? तो अंग्रेज कहते थे कि वो गोद नहीं ले सकते, जिससे वो क्या होता था, वो साम्राज्य का कोई राजा ही नहीं रहता था। तो वो अंग्रेज अपने राज्यों में मिला लेते थे। तो इससे क्या हुआ? भारतीय राजाओं में क्या हुई? असंतोष हुई। अवध के नवाब की वफादारी के बाद भी क्या हुआ? अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। मिशनरियों ने भारतीय जनता को ईसाई बनाया था जबरदस्ती। और सैनिकों को जो कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए उनमें क्या हुआ था? गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। ठीक है, ये पता है। देखिए जो गाय है हिंदू के लिए क्या है? पवित्र है। और सुअर जो है मुस्लिमों के लिए क्या है? अपवित्र माना जाता है। तो ये जब दोनों सैनिक थे उनमें क्या हुआ? असंतोष हुआ। तो मिली हुई थी जिसमें इससे हिंदू और मुसलमान सैनिक क्या हुए? भड़क गए। तो वो क्यों वो प्रयोग करेंगे कारतूस जिसमें उनका धर्म भ्रष्ट हो? तो ये सब उसके कारण थे। और जो बड़े बड़े उस टाइम के नेता थे वो लोग भी क्या हुए? यहाँ पे क्रांति में पार्टिसिपेट किए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? 2025 में प्रश्न पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828, बस 1828 भी लिख देंगे तो सही है, लेकिन सबसे अच्छा रहता है 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आप लोग ऐसे लिखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में जो 4 उदारवादी नेता थे उनका नाम बताना है। तो महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत थी? तो उदारवादी नेता जो थे वो कहते थे कि जो हम अंग्रेजों से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, उदार होके, और उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा देश छोड़ देंगे। हम लोग क्या होंगे? उदारवादी के तौर पे जाके रिक्वेस्ट करेंगे तो अंग्रेज छोड़ देंगे। ये उस मत के सपोर्ट में थे ये उदारवादी लोग। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2025 में पूछा था। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 कब? मार्च 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो गोकर्ण नाथ मेला कहाँ लगता है? तो जो गोकर्ण नाथ मेला कहाँ लगता है? तो ये खिचड़ी मकर संक्रांति पर लगता है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मकर संक्रांति पर लगता है। तो गोकर्ण नाथ मेला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मकर संक्रांति पर लगता है। पहला विश्व खाद्यान्न दिवस कब मनाया गया था? 2025 वाले पेपर में पूछा था। तो पहला विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर 1981 को। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। तो पहला विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर 1981 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ हुई थी? 2025 में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ष 28 अगस्त 2014 से आरंभ हुई थी। तो 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी और 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्यान्न दिवस पहली बार मनाया गया था। और जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है। अब इस केरल का नाम का क्या कर दिया गया है? तो इस केरल का नया नाम, परिवर्तित नाम केरलम है। विटीकल्चर किसे कहते हैं? कृषि या अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो जो कृषि या विटी कल्चर है उसी को कहते हैं कृषि या अंगूर की खेती को विटीकल्चर।
भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 2025 में पूछा गया है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि जो जमीन से जमीन की बात कर रहा है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 2025 में पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में। देखिए, तो क से कैगा और क से कर्नाटक, और भी क से कर्नाटक राज्य के अंदर कहाँ पे, उत्तर कन्नड़ जिले में। तो क से कैगा, कैगा, कैगा से कर्नाटक, और कर्नाटक से कन्नौज और कन्नौज जिले में। अभी कौन सा, जो उत्तर दिशा में है, तो उत्तर कन्नड़ जिले में जो काली नदी है, तो क से कर्नाटक, क से कैगा, क से कन्नौज और क से काली नदी के पास है। ऐसे याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई 2025 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है 2025 में। टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए। सारे मैंने एमसीक्यू अलग अलग आप लोग के लिए अपलोड कर दिया आप सुविधा के लिए। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, तो मथुरा में है। ये एमसीक्यू में भी पूछता है, मथुरा में है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी 2023 में प्रश्न पूछा है। तो 1857 की क्रांति आपका कहाँ से शुरू हुआ था, तो जो 20 नेटिव इन्फेंट्री थी वहाँ के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो नया कारतूस था उसके विरुद्ध में आवाज उठाया था। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी क्यों, ठीक है, ये कौन से छावनी था, किस किस सैनिक थे, तो 20 नेटिव इन्फेंट्री के जो मेरठ छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने किया था। तो कहाँ से, मेरठ से हुआ था। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों जो कि सुअर और गाय की चर्बी के बने थे के प्रयोग के विरुद्ध इस छावनी में आवाज उठाई थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था 2023 में, तो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था 2023 और 2022 में पूछा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो जनरल डायर ने क्या किया था, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया भगदड़ में और गोलियों से भून डाला था। तो यहाँ से स्वतंत्रता के लिए चिंगारी और भी तेज भड़कने लगी है अपने देश के लोगों में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था 2023 वाले में पूछा है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में आरंभ किया था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त 1920। तो अ से असहयोग आंदोलन, देखिए इसी असहयोग आंदोलन में अ से क्या करिए, अगस्त बना लीजिए, अगस्त 1920। तो अगस्त 1920 में स्टार्ट किए थे गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था 2023 में पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को जो वर्धा में कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसी में ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया, निर्णय लिया गया कि ये आंदोलन चलाया जाएगा 8 अगस्त 1942 को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं 2023 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, याद रखेंगे। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा 2023-2016 में पूछा है। तो चिपको आंदोलन ने पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 2023 और 2019 में पूछा है। तो विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है 2023 में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी कि 1000, तो ये 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसी का ये अनुपात होता है। तो जो पर, या 1000 ले सकते हैं या पर मीटर एरिया में ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ललितपुर का है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है 2023 में पूछा है। तो भारतीय कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, यानी कि जो आपका जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसी बीएचयू में क्या है? भारत कला भवन है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन है। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 2023 2022 में पूछा गया है। तो वर्ष 2005 में क्या हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। याद रखेंगे, सूचना का अधिकार भी 2005 में। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? देखिए 2023 2022 2019 में। तो लिंगानुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? 2023 में पूछा है। तो पवन ऊर्जा में तमिलनाडु अग्रणी है। तो याद रखेंगे, भारत में पवन ऊर्जा में तमिलनाडु क्या है? अग्रणी है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है 2023 2019? तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी 2023 में पूछा है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं, गलत है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 14 अगस्त 1928 को कोलकाता में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है 2022 में? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय अड्यार में। ठीक है, कहाँ पे है? अड्यार में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी 2022 में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। एयो ह्यूम ने 1885 में, और पहले इसके जो अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ, सॉरी व्योमेश चंद बनर्जी थे इसके। WC बनर्जी क्या थे इसके पहले बैठक में अध्यक्ष थे। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में पूछा था। तो पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। तो याद रखेंगे, पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। भारत का क्षेत्रफल कितना है 2022 में? ठीक है, भारत का क्षेत्रफल या भौगोलिक क्षेत्रफल दोनों तरीके से प्रश्न पूछता है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए 2022 में पूछा है। तो भारत का अक्षांशीय यानी कि देखिए, उत्तरी अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट से। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारा अक्षांशीय हो गया और देशांत। तो अक्षांशीय रेखा ये होती है और देशांतरी रेखा ये होती है। तो ये हमारा क्या हुआ? नॉर्थ अक्षांश हो गया, और ये हमारा क्या हुआ? ये जो ईस्ट क्या है? देशांतर हो गया। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती है। तो जो उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है, याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए 2022 में। तो भारत में सिंचाई के साधन कुआं है, तालाब है, नहरें आदि हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था 2022 में पूछा है। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विविधता से आपका क्या अभिप्राय है 2022 में?
तो भारत में जो भौतिक है, सामाजिक है, भाषा है, रीति रिवाज है, त्योहार है, उसकी विविधता है। इन सब के अंतः स्थल में एक मूलभूत एवं सांस्कृतिक एकता है। यहाँ पे विभिन्न धर्म, विभिन्न सभ्यता के लोग आपसी मेलजोल से रहते हैं, सदियों से रहते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है 2022 में। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। गैर सरकारी संगठन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। एनजीओ का अर्थ लिखिए 2022 में। तो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट्स के नहीं है लेकिन जन कल्याणकारी काम करते हैं। तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ एक ऐसे व्यक्तिगत संगठन, क्या ये प्राइवेट संगठन है अपना, क्या ये व्यक्तिगत संगठन को कहा जाता है जो बिना लाभ के, ठीक है, एनजीओ अपने बिना लाभ के क्या करती है? धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकार यानी कि लोगों के लिए जो अच्छे हो उपकार करने वाले तकनीक हैं या आर्थिक उद्देश्य से गठित होती है देश की वृद्धि के लिए। ऐसे संगठनों में तो अंतर सरकारी करार होता है और न ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं और ये अपने बिना लाभ के क्या करते हैं? देश में सहयोग करते हैं विकास में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है 2022 में? तो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 होता है। क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय फ्लैग को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को एक्सेप्ट किया गया था और 3:2 का अनुपात होता है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 2021 में पूछा है। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार 2026 में आने का बहुत चांसेज हैं क्योंकि 2021 में ही पूछा था। तो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी थी? तो जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई थी तो बीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा था। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि बीडी सावरकर। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 2021 में पूछा है। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद ने 1864 में की थी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। याद रखेंगे 1864 में। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था 2021 में? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन था उस टाइम बंगाल विभाजन का भारत का वायसराय। तो जब देश का विभाजन हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 1911 में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो जॉर्ज पंचम क्या हुआ था? सम्मिलित हुआ था। तो जो 1911 ईस्वी में दिल्ली में जो आयोजित था दिल्ली दरबार, उसमें इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित था? तो जॉर्ज पंचम था, सम्मिलित हुआ था। याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था 2021 में? तो चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 2021 में? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। पहले और तीसरे में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे में लिया था, बस याद रखेंगे। और असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था चौरी चौरा कांड। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, तो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं 2021 में? तो कुल 15 होते हैं। तो 5 अस्थायी हैं, ठीक है। कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, जापान, ये 5 क्या हैं?
सदस्य राष्ट्र में से अस्थायी इनको कोई नहीं हटा सकता और इनके पास निषेधाधिकार है, वीटो पावर है। अगर किसी भी मुद्दे पर ये अपनी असहमति जताते हैं तो क्या होगी, वो बिल पास नहीं होगी। जो 10 अस्थायी हैं, तो भारत अस्थायी सदस्यों में का अध्यक्ष तो कई बार बन चुका है अब तक, लेकिन अस्थायी की सदस्यता हमें भारतीयों को नहीं मिली, यानी कि हम लोगों को वीटो पावर नहीं है। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 2021 में। तो 15 अगस्त सन 1995 को। तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त सन 1995 को मिड डे मील योजना प्रारंभ किया गया था। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, 2021 में। तो त्वचा कैंसर होता है। तो जो सूर्य की जो यूवी रेस हैं, इसीलिए क्या होता है, इसके प्रोटेक्शन के लिए आप लोग बाहर भी जाएं तो चश्मा लगा करके जाएं या फुल कपड़े पहन के जाएं। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है, 2021 में। तो इसको किससे कहते हैं, BOD, यानी कि बॉडी ऑक्सीजन, ठीक है। जो उसका जो ये BOD लेवल से मापा जाता है कि कितनी ऑक्सीजन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए हैं। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप O2 की घुली हुई मात्रा से किया जाता है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप O2 की घुली हुई मात्रा से, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं हैं। विटीकल्चर क्या है, 2021 में। तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। तो जो उद्यान विज्ञान की शाखा है वो कौन है, अंगूर है, ठीक है। अंगूर से संबंधित जो उद्यान विज्ञान की शाखा है उसी को विटीकल्चर कहते हैं। इसमें अंगूरों को बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत पृथ्वी से किस गोलार्ध में स्थित है, 2021 में पूछा गया है। तो भारत किस किस हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है कि साउदर्न में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है, याद रखेंगे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के जो विद्रोह है उसके क्यों असफल हो गया, क्यों कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि क्रांति डिसाइड हुई थी 31 मई को और क्रांति शुरू हो गया 10 मई को ही। तो क्रांति का समय से पहले हो जाना, सैनिक दुर्बलता थी, क्या थी, भारतीयों के पास कम्युनिकेशन का अभाव था और आधुनिक हथियार नहीं थे, और उचित नेता का अभाव था। कोई एक अच्छा और क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला नेता नहीं था उस टाइम। आवागमन और संचार के साधनों का अभाव था, आर्थिक कठिनाई थी। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए, 2020 में। तो ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या है, पहला है एकेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक है, वह क्या है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और वो सर्वव्यापी है, यानी कि वो सब जगह व्याप्त है। इसकी आराधना के लिए, ठीक है, इसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। आत्मा क्या है हमारी, अजर है, अमर है, और शरीर नाशवान है, यानी कि शरीर नष्ट हो जाना है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी क्या करना चाहिए, मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ये ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जेट धारा किसे कहते हैं। तो जेट धारा किसे कहते हैं, 2020 में पूछा गया है। तो जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के क्या है, तो जो जेट धाराएं हैं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए, 2021 और 2020 में पूछा है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में थारू जनजाति, खरवार जनजाति, महिगीर जनजाति, बुक्सा जनजाति।
तो थारू जनजाति, खरवार जनजाति, महिगीर जनजाति और बुक्सा जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्या था? तो चलिए पढ़िए रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 में लागू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 में लागू हुआ। सर सिडनी रॉलेट समिति, तो जो रॉलेट एक्ट है 26 जनवरी 1919 को लागू हुआ, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों को ही रॉलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो जो सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिश को ही रॉलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। तो रॉलेट एक्ट में क्या किया गया, एक विशेष न्यायालय की यानी कि स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय क्या था, हाई कोर्ट के 3 वकील थे। तो जो विशेष न्यायालय था उसमें हाई कोर्ट के क्या थे, 3 वकील थे। जो 3 वकील थे, तो भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा था। तो इसको कहा था न वकील न दलील न अपील, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय वकील नहीं थे, यानी कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। तो पूना समझौता पर प्रकाश डालिए, 2020 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ये लिखा है पूरा, तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में, तो जो पूना पैक्ट है सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। तो पूना पैक्ट आपका सितंबर 1932 में हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं के प्रयत्न से हुआ था। सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदू और दलितों के मध्य दलित वर्ग को क्या किया गया था, उनको उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो पृथक निर्वाचक मंडल है समाप्त कर दिया गया, तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए, यानी कि ये इनको अलग से नहीं रखा गया, ये निर्वाचक मंडल में समाप्त कर दिया गया था दलित वर्ग के लिए, ताकि क्या हो, समानता का विकास हो। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए 2020 में। तो कृषि पर आधारित पहला क्या है, जूट उद्योग है, और दूसरा क्या है, चीनी उद्योग है। तो चीनी गन्ने से बनता है, जूट क्या होता है, कपास से बनता है। तो ये कृषि तो होता है कपास की खेती और गन्ने की खेती, तो कृषि पर आधारित उद्योग हो गया। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं 2020 में? तो 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, ठीक है। जो खिलाफत आंदोलन था तो भारतीय राजनीति से डायरेक्ट संबंध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई 2020 में? तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी, याद रखेंगे। देखिए याद करने वाला है तो याद करना ही पड़ेगा। तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, अगस्त 1928 में, याद रखेंगे। कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है 2020 में? तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर का जो लाल इमली है उद्योग है, लाल इमली है, वो किस उद्योग के लिए? तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला 2020 में? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। तो नवंबर 1930 में शुरू हुआ और जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो 40 से 50 डेसिबल ही हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है 2020 में? तो अस्पृश्यता का अनुच्छेद अनुच्छेद
क्या है 17 है ये, इसको अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में, यानी कि छुआछूत का क्या है उन्मूलन अस्पृश्यता ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई 2020 में? तो 26 जून 1945 को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई। तो 26 जून 1945 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 2020 में? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में की थी। तो WC बनर्जी ने मुंबई ने कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की थी प्रथम अधिवेशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की 2019 में? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया 2019 में? तो वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? ये 2019 में पूछा गया है। तो उक्त कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे 2019 में पूछा है। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता में से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था 2022 और 2019 में पूछा है। तो 14 जुलाई सन 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया, जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा लें तो 14 जुलाई 1942 को जो वर्धा में कांग्रेस की जो कार्य समिति थी, जो वर्किंग कमेटी थी, उसमें क्या हुआ, प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव। और उसमें कहा गया कि जो अंग्रेज हैं अगर भारत से अपना आधिपत्य हटा लेते हैं, नियंत्रण हटा लेते हैं, तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। तो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई 2019 में? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में प्रारंभ हुई थी। भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है 2019 में? तो भारत में चांदी मुख्यतः कर्नाटक के कोलार में, राजस्थान के जाबर में। तो भारत में चांदी राजस्थान के जाबर में और कर्नाटक के कोलार में। बिहार में जो मानभूमि है वहाँ पे चांदी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कड़या में आदि से पाई जाती है। कर्नाटक के कोलार में, राजस्थान के जावर में और बिहार के मानभूम और आंध्र प्रदेश के कड़या में। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है 2019 में? तो सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक कहाँ पे है? आगरा में मनाया जाता है। तो सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक आगरा में सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है। सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था 2019 में पूछा गया है। तो भारत सरकार ने पारदर्शिता युक्त शासन, क्या हो, ऐसा शासन जो पारदर्शी हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज में बनाने के लिए 12 मई 2005 में, कब? तो 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया था। तो याद रखेंगे 12 मई 2005 को RTI एक्ट को पारित किया गया संसद से, जिसे 15 जून को क्या हुआ, तो 12 मई 2005 में संसद में पेश हुआ और 15 जून 2005 को क्या हुआ,
राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया और अनुमति मिल गया। और अंततः देखिए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 12 मई 2005 को पेश हुआ, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या हुआ, आर्टिकल 35A और ये 370 जो धारा है, इनको विशेषाधिकार मिला था, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर को उसमें छोड़ दिया गया था। तो सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, 2019 में। तो 12 मई 2005 को संसद में पेश हुआ, 12 मई को पेश हुआ और 15 जून 2005 को संसद से पारित हो गया, राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो गई, अनुमति मिल गई और 12 अक्टूबर को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है 2005 में? तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में प्रति वर्ग, ठीक है, जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम मात्र क्या है, 242 है। तो ललितपुर में क्या है, 242 लोग ही रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सोनभद्र में 270, यानी कि दूसरे नंबर पे सोनभद्र आता है। सबसे कम कहाँ पे है जनसंख्या घनत्व, तो ललितपुर में है 242 है। उससे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सोनभद्र में है 270 है। हमीरपुर में 275 है। महोबा में 279 है। चित्रकूट में क्या है, 308 है। और जालौन में क्या है, 370 है। झांसी में 398 व्यक्ति रह रहे हैं। तो ललितपुर में सबसे कम क्या है, जनसंख्या घनत्व है 242 है। दूसरे पे आता है, उससे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या घनत्व, यानी कि उससे प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279 और चित्रकूट में 308, जालौन में 370 और झांसी में 398 व्यक्ति रहते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है, 2019 में पूछा है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य अग्रणी है। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य, 2019 और 2022 में। तो लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात 943 प्रति 1000 पुरुष था, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या तो 943 है, वही लिंग अनुपात है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे 2018 में? तो दादा भाई नौरोजी थे उदारवादी में, महादेव गोविंद रानाडे थे ये उदारवादी में, फिरोज शाह मेहता थे उदारवादी में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दिनेशा वाचा जी थे, योगेश चंद्र बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय, सब क्या थे, उदारवादी दल के नेता थे। इनका मानना था शांति से और पोलाइटली से अंग्रेजों को क्या किया जाए, इस देश से निकाला जाए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, 2018 में पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को, तो 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानेदारों को थाने में बंद करके आग लगा दी। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। तो 5 फरवरी और 1922, चूंकि गांधी जी क्या थे, अहिंसा के समर्थक थे और ये हिंसा नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया। सविनय, यानी कि विनय के साथ क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, यानी कि विनय के साथ, विनम्रता के साथ अवज्ञा करेंगे। तो आज्ञा का क्या होता है, विलोम अवज्ञा होता है, यानी कि आज्ञा मतलब मानना हो जाएगा, अवज्ञा मतलब आज्ञा को न मानना, यानी कि विनय के साथ जो अंग्रेजों का आज्ञा है हम लोग उसका पालन नहीं करेंगे। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे, 2018।
तो गांधी जी ने 5 अप्रैल को डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया कि प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाए या बनाए। वाहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूत काटे, यानी कि हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिए। विदेशी वस्त्र जला दिए गए। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में ही विदेशी वस्त्र जला दिए गए। हिंदू छुआछूत की भावना का त्याग कर दिए गए। तो जो हिंदू थे वो छुआछूत की भावना को त्याग करें, ऐसा गांधी जी का मानना था और सपोर्ट करते थे। सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपना जीवन जनसेवा में लगाएं। इतने प्रयास करना पड़ा तब हमको आज़ादी मिली थी। तो आज़ादी की कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है, इसको संभाल के रखें। जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? ठीक है, तो हम लोग को जो आज़ादी मिला है इसकी, ये नहीं सोचे कि आप क्या कीमत है इसकी, बहुत बड़ी कीमत भारतीयों ने चुकाई है। तो गांधी जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था 2018? तो जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था, यानी कि जो गांधी जी का जो लीडरशिप है उसको वैलिड नहीं माना था जिन्ना ने। तो जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते, यानी कि ये गांधी जी को क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल हो ही नहीं उठता। लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? 2018 में पूछा गया है। तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 नेताओं लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के 3 नेता थे, उनमें से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान, तो 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध ये लाला लाजपत राय जी ने क्या किया था, हिस्सा लिया था, जिसके दौरान लाठीचार्ज में ये बुरी तरह क्या हुए थे, घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928, याद रखेंगे, 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? 2018 में पूछा है। तो आज़ादी के बाद भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। शिक्षा और डिजिटल इंडिया हुआ है। भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति बढ़ी है। स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए। मतदान का अधिकार मिला है। प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम हुए हैं। विविधता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। उत्पादन के मामले बढ़े हुए हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क बढ़ा है। भारतीय सशस्त्र बलों क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए 2018 में। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक संगठन, इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक संगठन। अब इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य देखिए, शिक्षा है तो शिक्षा ले लिया है। प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना। उद्देश्य क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, तो शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं 2018 में? तो द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में क्या है, बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच है, इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार में
छोटी छोटी पहाड़ियां हैं तथा अधिकांश भूमि क्या है, ढालू है। अंडमान निकोबार में घने जंगल हैं तथा नारियल खूब पैदा होता है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए 2018 में। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो अक्षांशीय स्थिति है। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या है, अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई है, पर्वतों की दिशा है, सागरीय प्रभाव है, पवन दिशा है, वायुमंडलीय दबाव है, जल स्थल वितरण है, धरातलीय बनावट है। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं 2018 में पूछा है। तो प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, महामारी आदि ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदा में आते हैं। चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है 2018 में पूछा है। तो चक्रवात को वात चक्र, बवंडर, झंझावत, घूर्णवायु आदि के नाम से जाना जाता है। तो वात चक्र, बवंडर, झंझावत, घूर्णवायु, ये चक्रवात को साइक्लोन का अलग अलग नाम है हिंदी में। बवंडर, झंझावत, घूर्णवायु और वात चक्र याद रखेंगे। पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम लिखिए 2021 और 2018 में पूछा है। तो त्वचा के कैंसर का कारण होती है पराबैंगनी किरण, और सन वर्ग का मुख्य कारण होती है, आंखों के लिए हानिकारक होती है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है 2018 में। तो पेड़ पौधों मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग तो भवन निर्माण में भी होता है, विभिन्न उद्योगों में। तो मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण में, सुराही बनाने में, मटके बनाने में, कुल्हड़ के जो आप चाय पीते हैं उसमें किया जाता है। मिट्टी का उपयोग भवन जैसे ईंट आदि को बनाने में किया जाता है। रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है 2018 में। तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो रिहंद बांध कहाँ है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्ति नगर मार्ग पर। तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्ति नगर मार्ग पर पिपरी पर स्थित है। यह रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। तो सोनभद्र जिले में और रिहंद नदी को बांध करके रेणुकूट शक्ति नगर मार्ग पर पिपरी में बनाया गया है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 2017 में। तो रूस की जो निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की, कितना बड़ा नाम है। तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना रूस की जो निवासी थी, महिला थी, कौन, मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट। तो याद रखेंगे, अमेरिका के निवासी हेनरी स्टील, कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट ने 17 नवंबर सन 1875, याद रखेंगे 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में स्थित थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एक बार और देखिए, तो रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट। तो कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था 2017 में। तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि हफ्ते में क्या होती थी, एक बार आती थी यंग इंडिया पत्रिका, जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए 2016 में। तो ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। रानी अवंतीबाई कौन थी 2016 में पूछा है। तो यह रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी।
तो रानी अवंतीबाई कौन थी, याद रखेंगे तो ये रामगढ़ की शासक। तो यह रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। तो रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य, तो जो रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य थे उनकी पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण रामगढ़ से हटा दिया। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी, तो ये आयरिश यानी कि आयरलैंड की निवासी थी। श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की थी, मूलतः आयरलैंड की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, 2016 में। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई मुंबई में एओ ह्यूम ने। इसकी स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को दिया जाता है। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे 2016 में, तो राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। तो राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उदारवादी में कौन कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए 2016 में। तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या है, तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए 2016 में। तो इसमें ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार क्या होता है, जलवायु का दशाएं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में परिवर्तन होता है, इसी को मानसूनी जलवायु कहते हैं। जेट वायु धारा किसे कहते हैं, 2020 और 2016 में पूछा है। तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, याद रखेंगे कहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट बहती है, इसे जेट वायु धारा कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, 2016 में पूछा गया है। तो वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, खनिज हुआ। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है, तो बांध परियोजना का नाम भी लिखिए 2016 में। तो रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले के क्या पे रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो पिपरा में स्थित है। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा, 2016 में पूछा गया है। तो वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैव विविधता किसे कहते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। मालथस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए 2016 में। तो मालथस का जनसंख्या सिद्धांत क्या था, जनाधिक्य यानी लोगों की अधिकता से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से, यानी कि आपके पास मान लीजिए इतना क्या है, खाद्य सामग्री है और इससे ज्यादा जनसंख्या है, तो यही क्या है, मालथस का जनसंख्या सिद्धांत है। सन 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया, तो इस क्रांतीय आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया और स्वीकार किया गया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, तो लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, विलय नीति थी, क्या थी, तो डलहौजी जो था, तो डलहौजी देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाता जा रहा था। इस कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए थे और जिनके पुत्र नहीं होते थे उनको भी क्या किया, नियम बना करके
उनके राज्य को हड़पना शुरू कर दिया। यही लॉर्ड की डलहौजी की विलय नीति थी। सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? तो अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे? तो सेना में भारतीयों के साथ वेतन, ठीक है, पैसा भी कम मिलता था और पदों से संबंधित भेदभाव था, उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता था। और कारतूसों में क्या हुआ था, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई और ठेस पहुंची। तो उन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू कर दिया। सन 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आंदोलनकारियों ने रोटी तथा कमल के फूल। तो सन 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आंदोलनकारियों ने रोटी तथा कमल के फूल को इस विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी? तो इस आंदोलन के संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली? तो अवध की राजधानी लखनऊ, ठीक है, तो अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल चली गई थी। सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर क्या हुआ, राजनैतिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। सन 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले हो गया था? तो क्रांति की तिथि थी 31 मई 1857, लेकिन 10 मई 1857 को ही क्या हुआ, क्रांति का विस्फोट हो गया। वहां से मेरठ से हुआ था, मंगल पांडे ने शुरू कर दिया था। 20 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। सन 1800 क्योंकि वो ये सब जो कारण थे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण, तो वो सैनिक कारण में आ जाएंगे। जो गाय और सुअर की चर्बी लगी थी उसको प्रयोग करने से मना कर दिया था। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। तो सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। तो याद रखेंगे, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858। तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। तो कहाँ पे? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने, जो महारानी विक्टोरिया था, उनका घोषणा पत्र जारी किया। अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया तो सर सैयद अहमद खां। तो अहमदिया आंदोलन सर सैयद अहमद खां और मिर्जा गुलाम अहमद की प्रयास थे, जिसे भारत में मुसलमानों में आधुनिकता और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। याद रखेंगे, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। याद रखेंगे, तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। कब? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब हुई? तो 1906 में आगा खान ने। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब किया था? तो 1906 में आगा खान ने। वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। 1906 में आगा खां मुस्लिम लीग और 1983 में स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व किए थे शिकागो के सम्मेलन में 1983 में।
आधुनिक भारत के जनक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 1863 में। ठीक है, 1863 और 1973 में वो, देखिए 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी दलों की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी दलों की स्थापना की। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई? तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार कराई। तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, इसको ऐसे लिखेंगे, विंस इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है ना।